नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। हम सभी शिक्षा शास्त्र के संपूर्ण सिलेबस को कवर करने के लिए इस चैनल पर आए हुए हैं। आप भी जानते हैं, आपको मेरा कमिटमेंट है कि चाहे मनोविज्ञान से संबंधित हो, चाहे आपकी दर्शन से संबंधित हो, चाहे शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हो, चाहे समाजशास्त्रीय आधार से संबंधित हो, तुलनात्मक शिक्षा से संबंधित हो, शिक्षा के इतिहास से संबंधित हो, सारी बातें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। अच्छा, आगे की बात आज करते हैं कि शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। ये उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्नातक स्तर पर शिक्षा शास्त्र विषय लेते हैं। ये लेक्चर उनके लिए महत्वपूर्ण है जो बीएड के छात्र हैं। ये लेक्चर उनके लिए महत्वपूर्ण है जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं, सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं शिक्षा पढ़ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है और ये चैनल भी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो सभी व्यक्ति, हम सभी शिक्षा प्राप्त करके ही यहाँ बैठे हुए हैं, परंतु जब कभी हम पूछते हैं, किसी से पूछा जाए कि आखिर शिक्षा क्या है, तो स्वतः शब्दकोशों में अपने आप से कमी आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि सभी अध्ययन क्षेत्र की कोई ना कोई एक सेपरेट फील्ड होती है और उसे एक्सप्लेन करना आसान थोड़ा सा उनके लिए होता है जो उस विषय को पढ़कर आ रहे हैं। उन छात्रों के लिए जो जिनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है, जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, उन सब के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। चिंता मत करिए, मेरा भी बैकग्राउंड साइंस ही था, ठीक है। मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि आप कुछ नहीं जानते हैं और ऐसा आप अनुभव करके आइए कि इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता, एकदम माइंड खाली रखिए, मैं आपको बताना प्रारंभ करता हूँ, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे शिक्षा का अर्थ, चाहे वो शाब्दिक अर्थ हो, वो संकुचित अर्थ हो, वो व्यापक अर्थ हो, वो विश्लेषणात्मक अर्थ हो। परिभाषाएं सभी दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक या आप कहिए जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, दार्शनिक हैं, उन सभी की परिभाषाएं मैंने सम्मिलित कर ली हैं और प्रकृति के बारे में बता दूंगा आपको। जैसे द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया का प्रतिपादन किसने किया या किसने कहा, इन सभी बातों की चर्चा होने वाली है। चलिए, दिमाग को एकदम खाली रखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए तैयार रहिए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, किसी भी चीज़ को जानने के लिए जब आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति को हम नहीं जानते तो उसका नाम सुनते हैं तो नाम का सबसे पहले नाम का अर्थ लगाते हैं। यानी नाम में भी बहुत चीज़ें नाम से ही शो हो जाती हैं, उसकी पर्सनालिटी। तो सबसे पहले हम जानें कि आखिर शिक्षा शब्द का अशाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा शब्द क्या है? शिक्ष संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। ये शिक्ष धातु क्या होती है? धातु का मतलब ये होता है कि मौलिक वर्ड जो है, मेन वर्ड जो है, उसे हम धातु कहते हैं। किसी भी भाषा का जो एक मौलिक शब्द है उसको हम धातु बोलते हैं। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। अब शिक्ष धातु का कुछ अर्थ होना चाहिए। शिक्षा, जब उसमें आ की मात्रा लग जाए तो भी उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो देखो भाई क्या है, जब हम अगर कहें संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु का अर्थ क्या है, तो वो कहता है सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना, ये शिक्ष धातु का अर्थ हुआ। जब उसमें हमने बड़ा आ की मात्रा लगा दी तो बड़ा आ की मात्रा लगाने से वो हो गया शिक्षा, और शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। ये क्या है? ये थोड़ा सा और बड़ा अर्थ हो जाएगा, वो पूरे कार्य प्रणाली को सम्मिलित कर लेगा। शिक्षा शब्द के अर्थ में वे सभी प्रक्रियाएं आ जाएंगी जिनको हम सीखते सिखाते रहते हैं। तो क्या आप बताओ, क्या आप सिर्फ स्कूल में सीखते हो? क्या बाहर आप नहीं सीखते? क्या घर में आप नहीं सीखते? क्या आप अपने दोस्तों से नहीं सीखते? तो जहाँ कहीं भी आप सीखते हो, आपने तो यहाँ भी सीखा है कि ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, लिखा होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ईर्ष्या करने वाले को कभी उपलब्धि नहीं मिलती, वो हमेशा उसका मुंह काला ही हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। प्रक्रिया की जैसी बात आ गई, सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बात आ गई, तो शिक्षा ग्रहण करना सिर्फ विद्यालय तक सीमित नहीं है, वो कहाँ तक जाएगा? परिवार में भी उसका प्रयोग है, दोस्तों के बीच है, रिश्तेदारों के बीच है, किसी सामूहिक समारोह में उपस्थित हो रहे हैं, वहाँ भी कुछ सीख रहे हैं, जीवन भर सीख रहे हैं। ये इसकी बातें आगे आएंगी ना, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इस शिक्षा शब्द की बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो शिक्षा, शिक्ष धातु का अर्थ हुआ सीखना या सिखाना किसी को, और शिक्षा शब्द का हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। एक और शब्द का प्रयोग होता है हमारे यहाँ, विद्या।
विद्या शब्द का भी प्रयोग होता है। जितने भी शब्द का प्रयोग होता है हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, तीनों भाषाओं के अर्थ को पहले शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। तो पहले तो हम लोगों ने संस्कृत भाषा में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसका हमने अर्थ पढ़ा, उसके बाद फिर संस्कृत भाषा का एक शब्द है, चूँकि हमारी मौलिक भाषा संस्कृत ही है। विद्या शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में, विद धातु मतलब मेन वर्ड विद धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है। यानी विद्या का अर्थ है जानना, टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानना। यानी हमारे यहाँ विद्या ददाति विनयम, जब आप सब कुछ जान जाते हैं तो क्या हो जाता है? विनय। भैया ये सब तो सब मोह माया है। दार्शनिक आधार पढ़ाऊँगा, अगर इच्छा होगी तो आप पढ़िएगा, पूरा जीवन चिंतन आपके सामने आ जाएगा। तो प्राचीन समय में ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। मोक्ष की प्राप्ति का बड़ा था कॉन्सेप्ट, वो क्या है सब आगे बातें होंगी। महर्षि वेदव्यास के अनुसार ज्ञान व्यक्ति के सत्य का दर्शन ही नहीं करता, अपितु ज्ञान व्यक्ति को बोलना, कैसे बोलना है चार आदमी के बीच में, ये भी तो ज्ञान आएगा तभी तो बोलोगे, बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। ठीक है, ये महर्षि वेदव्यास ने कहा है। महर्षि वेदव्यास कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये दो शब्द हम लोगों ने जान लिए। शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। विद्या शब्द का अर्थ क्या है? जानना, टू नो। ठीक है, क्या जानना? सब कुछ जानना। जब आप सब कुछ जान जाएंगे तब आप क्या हो जाएंगे? आप बोलना, चलना, सीखना ये सब जान जाएंगे, उसके साथ साथ सत्य भी जानेंगे जीवन का क्या है। तो वो बड़ा व्यापक शब्द है, विद्या और शिक्षा। दूसरा आते हैं एजुकेशन शब्द, यानी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई लोग ऐसे लिखते हैं, ये बड़ा मुझे ख़राब लगती है ये बात, कि लोग कहते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति एजुकेशन कहाँ से हुई भाई? ऐसा कहना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए आपको कि शिक्षा शब्द हेतु अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द आपको लिखने चाहिए, ना कि ऐसा लिखना चाहिए कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति एजुकेशन वर्ड से हुई है। बिल्कुल नहीं, वो हमसे सीखे हैं, हमने किसी से नहीं सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। कुछ शब्द हैं, प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से एजुकेशन शब्द निम्नलिखित में से किन शब्दों से मिलकर बना है? तो कौन कौन से हैं? एजुकेटम है, एजुसेयर है, एजुकेयर है। एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है टू ट्रेन या किसी को शिक्षित करना। एजुसेयर का मतलब होता है टू लीड आउट यानी विकसित करना। एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू एजुकेट और टू रेज। इसका मतलब आगे बढ़ाना, किसी को उसकी योग्यताओं को सपोर्ट करना। फिलहाल इन तीनों में से हम अगर एजुकेटम शब्द की बात करें तो एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के ई तथा ड्यू को दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है सीखना या आगे बढ़ना। अर्थात अब अंदर से क्या निकालोगे तुम? उसके हाथ डाल के उसके हाथे तो निकाल नहीं लोगे। क्या करना है? अंदर से क्या निकालना है? उसकी योग्यताओं को। एज ए शिक्षक आप क्या करेंगे? एजुकेशन वर्ड के अकॉर्डिंग एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ होगा या वो बच्चे के जो उसकी मेन नेचर है, उसकी आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की योग्यता है, उसे हम एजुकेशन शब्द से परिभाषित करते हैं। तो आप तीन शब्द हमने शाब्दिक अर्थों का अर्थ समझते हुए सबसे पहले देखा कि शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, विद्या शब्द का अर्थ है, और एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या है। शिक्षा शब्द का अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया, विद्या शब्द का अर्थ जानना और एजुकेशन शब्द का अर्थ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। ये तीनों शब्दों का अर्थ है। अब किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है व्यापक अर्थ और एक होता है संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ के बारे में संकुचित अर्थ क्या होता है और व्यापक अर्थ क्या होता है? संकुचित अर्थ वो होता है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, अगला क्वेश्चन बनता है। तो शिक्षा के संकुचित यानी संकुचित अर्थ वो होता है, नैरो मीनिंग क्या होता है, जो सामान्य व्यक्ति जो उस शब्द के बारे में जानता है उसे हम संकुचित शब्द कहते हैं। विषय विशेषज्ञ जो जानकारी रखता है उस विषय वस्तु की, उसे हम व्यापक अर्थ में रखते हैं। तो आप कौन हैं? आप विषय विशेषज्ञ हैं या आप विषय की सामान्य जानकारी रखने वाले लोग हैं? तो उन सभी के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो देखें शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। स्कूली अर्थ में
संकुचित अर्थ में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। आप अक्सर इस वर्ड का जवाब देते हो कि भैया अगर बच्चों से हम लोग पूछते हैं कि भाई बताओ अच्छा शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, तो कहते हैं सर हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्कूल में वही शिक्षा है। तो ये इस सवाल का जवाब तो कोई भी देगा। एक आप बीएड या बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षु होने के नाते आपका जवाब जो है वो थोड़ा सा और व्यापक होना चाहिए। क्या होगा, मेरे हिसाब से आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जवाब क्या होने चाहिए। ठीक है, इसे नियमित शिक्षा भी कहा जाता है। संकुचित शिक्षा को, यानी स्कूल में क्या होता है, नियमित रूप से पढ़ाई होती है। इस रूप में वयस्क वर्ग पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके, विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को, प्रिंसिपल मैडम आपकी एकदम सारे क्लास के लिए परेशान रहती है ना कि एकदम रेगुलर लगे, इस रूप में वयस्क वर्ग पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे बालक का मानसिक विकास हो सके। ठीक है, संकुचित अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य और बालक का स्थान गौण होता है। समझ में आ रही बात? इस अर्थ में बालक का स्थान क्या होगा, गौण होगा, और शिक्षक का स्थान मुख्य होगा। क्लास पर क्लास लगी हुई हैं, बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, 3 बज गया, जल्दी छुट्टी मिल जाए, घर भाग जाए, लेकिन फिर भी क्या, रुको अभी एक एक्स्ट्रा क्लास और होगी। क्यों करना है? निश्चित काल में निश्चित विधि के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम को समाप्त करना है ना भाई। तो यही तो होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसमें शिक्षक का स्थान मुख्य है और बालक का स्थान गौण होता है। किस अर्थ में? संकुचित अर्थ में। या मैं आपको एक शिक्षा के जब प्रकार बताऊंगा, औपचारिक शिक्षा का सीधा संबंध आपके संकुचित अर्थ से है, आगे जब बात होगी तो बताऊंगा। J.S. मैकेंजी क्या कहते हैं? संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्ण, चेतना माने जागृति होकर, एकदम अवेयर, चेतना पूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। तो देखो ऐसा नहीं है, संकुचित अर्थ भी महत्वपूर्ण है और औपचारिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। क्यों? इसके लिए आपको एक कंटेंट एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो जाए। आपको, जैसे मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है, आप अपने पास इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से नोट कर लेंगे, फिर आप अपने तरीके से भी उसको जब पढ़ेंगे तो आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, ज्ञान आप तक पहुँचे, इसीलिए इस हम संकुचित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा का प्रयोग करते हैं। तीसरा अर्थ क्या है? देखो पहला अर्थ मैंने आपको बताया शाब्दिक अर्थ बताया, दूसरा मैंने आपको बताया संकुचित अर्थ, तीसरा बता रहा हूँ व्यापक अर्थ, और चौथा भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कंक्लूजन के रूप में क्या है। तो शाब्दिक अर्थ तो जानने के लिए हो गया, संकुचित और व्यापक अर्थ दो जो हैं वो दृष्टिकोण हैं, वो व्यवस्थाएं भी हैं। ठीक है, एक व्यवस्था आपको विद्यालय में मिलेगी और दूसरी व्यवस्था जो आपको है वो सामान्य जीवन में मिलेगी। कैसे, आइए देखें। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? तो व्यापक दृष्टि में शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। आपको मैंने जब पहली वर्डिंग बताई थी ना, शिक्षा तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया, और बताया था कि बताओ भाई सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या सिर्फ विद्यालय में चलती है क्या? ठीक है, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो घर पर भी, पढ़ने पर भी, ठीक है, और आपके ट्रक के पीछे कुछ लाइन दिखी मिल जाए उससे भी, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले, वैसे कहा जाता है जीवन भर व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? एक प्रोसेस है दैट कैन हैपन ऑल along the life, during the life, पूरी जीवन भर जो हमारी प्रक्रिया चलती रहती है वह हमारी इसका व्यापक अर्थ कहलाता है। शिक्षा व अनियंत्रित वातावरण है, जिसमें अनियंत्रित वातावरण है, आप जा रहे हैं, आपने कुछ देख लिया कहीं पर। ठीक है, शिक्षा व अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। आप घर पे बैठे हो, अनियंत्रित वातावरण है, पैर हिला रहे हो, मम्मी ने मारा एकदम पैर पे, एक डंडा खींच के कि पैर नहीं हिलाते, हुआ है ना ऐसा। तो वो सभी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक अनियंत्रित वातावरण है। कुछ भी किसी भी स्थिति, कोई भी ज्ञान, कैसा भी मार आपको पड़ सकती है, कह सकते हैं, जिसमें रहते हुए बालक अपने स्वभाव के अनुसार
सीखता है और अनुभव प्राप्त करता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? मैंने बताया आपको, व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान, देश तक सीमित नहीं रहती, अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक जो कुछ सीखता है वे सब उसके शिक्षक, जिन्हें वह सिखाता है वे सब उसके शिष्य होते हैं। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ हुआ। इस प्रकार बालक का समस्त जीवन स्कूल है और शिक्षा काल भी। अगर संकुचित अर्थ से इसको हम रिलेट करें तो ठीक है, तो बालक का जो संपूर्ण जीवन है वो स्कूल है उसका और शिक्षा काल है। जे.एस. मैकेंजी इस पर भी कुछ लिखते हैं। कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। प्रत्येक अनुभव से हम उसको सीखते चलते हैं। तो ये 3 अर्थ हो गए, शाब्दिक अर्थ हो गए और आपके संकुचित अर्थ हो गए और आपका व्यापक अर्थ हो गया। विश्लेषण का अगर हम करें तो देखें क्या कहता है कि विश्लेषण करने पर हम यानी शाब्दिक, संकुचित और व्यापक तीनों अर्थों का अध्ययन करें तो कहा जा सकता है कि पहला अर्थ है कि स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक सीमित नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शिक्षा को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो लिखा होगा ऑप्शन कि स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा। देखो, ये लिखने का मेरा एक कारण ये है कि जब बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव आपके पास विकल्प उपलब्ध हों तो उसमें से आप सटीक इन्फॉर्मेशन आप दे सकें। ठीक है, शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल में दिए जाने वाले ज्ञान तक सीमित नहीं है, बिल्कुल सही बात। शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास में है, बिल्कुल सही बात। एजुकेशन का वर्ड हमने सुना था। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, एक रुकी हुई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ये हम सीखते हैं, घर पर सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, यानी ये एक गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा कहा गया शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। किसने कहा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा गया कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी में, कौन सी पुस्तक है, 2 क्वेश्चन बन गए कि इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी किसने दी, तो एडम्स ने दी। और शिक्षा की प्रक्रिया को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना, तो ये भी आपका जवाब होगा एडम्स ने। एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी में शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में मानते हुए इसका विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिससे उसके व्यवहार में यानी दूसरे व्यक्तित्व के व्यवहार में या दोनों के व्यवहार में परिवर्तन होता देखा जाता है। यह प्रक्रिया सचेतन ही नहीं अपितु सउद्देश्य और विचारपूर्ण भी होती है, जिसमें शिक्षक एक स्पष्ट प्रयोजन के साथ बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। समझ में आ रही बात आपको? तो 2 प्रकार से बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। पहला, शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव और ज्ञान के विभिन्न अंगों के प्रयोग से आप बालक को, यानी एक धुरी क्या है, शिक्षक है और दूसरी धुरी छात्र है, 2 पोल है, बाई पोलर इन्होंने कहा है। एक पोल पर टीचर है और दूसरे पोल पर कौन है, स्टूडेंट है। ये दोनों एक दूसरे को, देखो क्या होता है, कई बार मैंने आपसे कहा है कि जब आप लोग कोई जवाब नहीं देते क्लासेस में तो शिक्षक का भी पढ़ाने का बड़ा मन नहीं करता। यदि आप पूरा एक्टिव होकर के प्रश्न भी बहुत सारे पूछते हैं, जो टीचर्स कहता है कि आप ऐसे असाइनमेंट कंप्लीट करके लाइए, आप अच्छे से बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ी मौलिकता के साथ उनको करते हैं, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करते, मतलब जो भी असाइनमेंट मिलता है वो कंप्लीट करते हैं, तो शिक्षक भी थोड़ा अवेयर होता है, थोड़ा सा जागृत होता है कि यार मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं भी पूरी जिम्मेदारी से अपने क्लास को अटेंड करूँ। आपने देखा होगा कई बार जब आपका रवैया बहुत फीका हो जाता है तो टीचर्स भी बहुत, उनका भी रवैया धीरे धीरे क्या होता है आपके प्रति, वो एनर्जेटिक नहीं रहता जैसा कि पहले रहता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम जो एडम्स की बात कही गई उसको यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा कहा गया, यानी पहला कहा गया स्कूल तक सीमित नहीं है, ये जीवन भर चलती है, ये गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा ये बाइपोलर है और तीसरा ट्राइपोलर भी है, किसी ने कहा। द्विमुखी और त्रिमुखी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइपोलर किसने कहा? प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हुए इसके 3 अंग बताए हैं। पहला, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, रमन बिहारी लाल की थी शायद, हाँ, उसमें वहाँ पर रायबर्न को लिखा था
वहाँ रायबन लिखा था, परंतु टीजीटी की परीक्षा में भी जब शिक्षा शास्त्र की टीजीटी की परीक्षा जो थी उसमें भी ये प्रश्न आया था कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा। ठीक है, तो यही आपका जवाब, क्योंकि उस सिंगल बुक में मुझे मिला है। बाकी मेरे पास 4-5 किताबें मैंने इस पर अध्ययन किया, अपने सीनियर से पूछा, हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे गाइड हैं आदरणीय डॉक्टर छतसाल सर, उनसे भी मैंने इससे पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर फला पुस्तकों में ऐसा कुछ लिखा है तो वही ज़्यादा ऑथेंटिकेट है। उन्होंने भी ये सारी चीज़ें मुझे बताई। तो आप ये बात जानिए कि ये इसका जवाब जो है वो जॉन डीवी ही होगा। ठीक है, जॉन, लेकिन हाँ क्या बताया है, 2 पक्ष बताए हैं। ठीक है, क्या बताया, 2 पक्ष बताए हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। इसको लेकर कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो ट्राइपोलर कहा है, ट्राइपोलर में शिक्षक बालक पाठ्यक्रम, और 2 पक्ष कौन कौन से, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। इसको इसी पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शिक्षा के 2 पक्ष किसने बताए, ये भी जॉन डीवी ने बताया, और शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा, ये भी जॉन डीवी ने ही कहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने कितने बातों को कंप्लीट कर लिया। हमने शाब्दिक अर्थ देखा, हमने संकुचित अर्थ देखा, हमने व्यापक अर्थ देखा, इन तीनों अर्थों का क्या अर्थ निकलता है इनके आधार पर बात की, और उसके बाद आगे बढ़ ले तो मेरे हिसाब से परिभाषाओं को भी कंप्लीट कर लिया जाए। लगभग कितना समय हो गया है, हाँ 20 मिनट का समय हुआ है। कम से कम आपको एक शिक्षक होने के नाते कम से कम 45 मिनट की सिटिंग कैपेसिटी तो बनानी चाहिए। बौद्धिक सुनने का, लेक्चर सुनने का कम से कम 1 से 1.5 घंटे सुनने का आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परिभाषाओं को भी हम पढ़ते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैंने परिभाषाएं जितने संप्रत्यय हो सकते हैं, जो आधार हो सकते हैं, उन बातों को, और जितनी भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। तो ज़्यादा है, परिभाषाएं थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, जानते हैं। कहा गया प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में व्याख्यान्वित करने के लिए मूल भूमिका किसकी है भाई, किसने व्याख्यान किया है इसका, तो दार्शनिकों ने किया, समाजशास्त्रियों ने किया, राजनीति शास्त्रियों ने किया, अर्थशास्त्रियों ने किया, मनोवैज्ञानिकों ने किया और वैज्ञानिकों ने किया। तो जितने प्रकार के लोगों ने इस पर इसकी एक्सप्लेन किया है, तो उतने प्रकार की परिभाषाएं भी हो जाएंगी, इसीलिए ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला देखते हैं किस प्रकार से दार्शनिकों ने इसको परिभाषित किया है, फिर देखेंगे समाजशास्त्रियों ने कैसे किया है, फिर देखेंगे मनोवैज्ञानिकों ने कैसे किया है। ठीक है, 3 भागों में अगर बांट लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। दार्शनिकों में किसका किसका नाम आता है, गांधी जी का नाम आता है, स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, अन्य तमाम लोगों का नाम आता है। तो उनकी परिभाषाएं इस श्रेणी में रखी जाती है। पहला, दार्शनिक संप्रत्यय क्या है, दार्शनिक कौन है, दर्शन क्या है। दर्शन का मैं आपको हल्का सा वर्डिंग यहाँ बता देता हूँ, डिटेल में आपको मैं अलग से लेक्चर बताऊँगा। शिक्षा के दार्शनिक आधार पर बेहतरीन कंटेंट मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी किताबों से। वो लेक्चर आप देखेंगे, मज़ा आ जाएगा, अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक, दर्शन क्या है, सिर्फ देखना ही दर्शन नहीं है, आपकी सोच विचारधारा जो है वही दर्शन होती है। ठीक, आगे की बात करेंगे। दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, दार्शनिक ये मानते हैं। दार्शनिकों के समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो आदर्शवादी हैं, एक भौतिकवादी हैं। आदर्शवादी दार्शनिक वे हैं जो किसी यानी स्थापित सिद्धांतों को मानते हैं, और भौतिक यानी ये इस लोक के साथ परलोक की भी बात करते हैं। भौतिकवादी जो है दार्शनिक, वो सिर्फ इसी जीवन को किस तरीके से अच्छे से जिया जा सके, सिर्फ भौतिक सुखों को ही महत्वपूर्ण ये मानते हैं, अच्छे से बढ़िया खाओ पियो मौज करो। ठीक है, तो भौतिकवादी से कहते हैं। तो कुछ ऐसे प्रकार के दार्शनिक भी हैं जो इसी जीवन को कहते हैं कि इसको ही बहुत अच्छी तरीके से आपने जी लिया तो यही स्वर्ग है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जो आप कार्य कर रहे हैं उसका कहीं और भी आपको परिणाम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से 2 प्रकार के लोग मानने वाले हैं। पहला हम रखें, जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा सा विद्या या विमुक्ते, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि सा विद्या या विमुक्ते किसने कहा, तो अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह परिभाषा है जगत गुरु शंकराचार्य की। वैसे तो अगर हम पुराणों की बात करें तो श्री विष्णु पुराण में यह एक श्लोक में पूरी तरीके से लिखी हुई है। मैंने आपको जब वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ाई है तो उसमें मैंने इसका चर्चा भी आपसे करी है। पूरा श्लोक जो है वो मैंने आपको बताया। तत्कर्मजन्य बंधाय सा विद्या या विमुक्ते। ठीक है,
आया साया परम, और आगे कुछ था मैं भूल गया। ठीक, चलिए। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने सा विद्या या भुमुक्ते, शिक्षा व शक्ति है जो मुक्ति दिलाए, ये कहा है शंकराचार्य जी ने। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, बहुत 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 बार ये परिभाषा पूछी गई है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन। ये परिभाषा कम से कम 100 बार आई होगी। विवेकानंद जी की, गांधी जी की 2 परिभाषाएं बहुत पेट हैं, बहुत पूछी जाती हैं, आप याद कर लीजिए। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को, मन में जो आत्मा में उसकी जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करने की जो योग्यता है, जो प्रक्रिया है, उसी को शिक्षा है। और वही शिक्षा को व्यक्ति को इतने अवसर देने चाहिए कि वह अपनी सभी योग्यताओं का प्रदर्शन कर सके। देखिए, कई सारे बड़े विद्यालय होते हैं जिनमें बच्चों को छोटे से ही स्विमिंग सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं, फाइटिंग सिखाते हैं, क्रिकेट खिलाना सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, छोटे ही समय में ये समझ में आ जाता है कि इसकी रुचि किस फील्ड में है। तो जिस फील्ड में उसकी रुचि है उस फील्ड में वो गार्जियन से को बोलते हैं कि भाई देखिए, पेरेंट टीचर मीटिंग में, कि सर आपका बच्चा इस फील्ड में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यू शुड कंटिन्यू एंड यू शुड सपोर्ट हिम। तो इस तरीके से जो भी पूर्णता व्यक्ति के अंदर है उसको अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। ऐसा कहते हैं हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी। आगे की बात करें, महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने 3H कॉन्सेप्ट भी दिया है, 3R कॉन्सेप्ट भी दिया है। चलो देखो क्या कहते हैं ये। स्वामी गांधी जी कह रहे हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय ये है कि पढ़ा लिखा करके क्या होगा, तो ये कह रहे हैं क्या होगा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये परिभाषा आप जान लीजिए कितनी महत्वपूर्ण है कि मेरे PhD के इंटरव्यू में मुझसे ये परिभाषा पूछी गई थी कि गांधी जी ने शिक्षा को किस प्रकार से परिभाषित किया है, जरा परिभाषा बताइए। ठीक है, तो शिक्षा से मेरा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय ऐसे बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो इनका 3H कॉन्सेप्ट, यानी पहला H है हेड, हैंड एंड हार्ट। ठीक, 3R भी है। तो तीनों कॉन्सेप्ट इन्हीं महात्मा गांधी जी के हैं। इनका कहना था शरीर का मतलब क्या है, मन का मतलब क्या है, आत्मा का मतलब। शरीर माने जीवनोपयोगी यानी रोजगार परक शिक्षा भी बालों को दी जानी चाहिए। मन मतलब मस्तिष्क का मानसिक विकास भी हो सके, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। आत्मा का मतलब ये है कि ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे व्यक्ति में पूर्णता की भी प्राप्ति हो, सीधे मोक्ष की ओर भी आगे, मतलब उसको ज्ञान हो सारी चीज़ों का। जैसे कहे कि शारीरिक विकास की भी ज़रूरी है। ठीक है, कि श्लोक में याद कर रहा था, वो याद नहीं आ रहा है। चलिए, तो शरीर का भी विकास हो, मन का, मस्तिष्क का भी विकास हो। शरीर का विकास कैसे होगा, यानी हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो, इसका भी बात करते हैं। हमारा मानसिक विकास हो, हमें ज्ञान प्राप्त हो, ये भी बात है। और हमें अध्यात्म की भी प्राप्ति हो, ऐसी विचारधारा के साथ गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसे 3H कॉन्सेप्ट, हेड एंड हार्ट, हेड, हैंड एंड हार्ट थ्योरी भी कहा जाता है। और इसे 3R कॉन्सेप्ट भी, दूसरा है रीडिंग राइटिंग, और एक R कौन सा है पता नहीं। ठीक है, प्लेटो के अनुसार क्या है भाई, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना। ये प्लेटो साहब कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा को, देखो पूर्णता 2 जगह आ गई। ठीक है, तो अंतर्निहित पूर्णता स्वामी विवेकानंद की है और शरीर और आत्मा की पूर्णता प्लेटो की है। अरस्तु क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु कहते हैं, क्या है वो लाइन बड़ी अच्छी है इसमें, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, अरस्तु कह रहे हैं। सुकरात क्या कहते हैं, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में, सुकरात सो जाओ रात में। ठीक है, तो कैसे अभी देखना याद कराऊंगा आपको। सुकरात कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान विचारों को प्रकाश में लाना है। तो सुख रात माने रात में ही प्रकाश लाओगे। ठीक है, तो जहाँ भी बात आ जाएगी सर्वमान विचारों को प्रकाश में लाने की बात, तो रात में आएगा प्रकाश। तो अगर परिभाषा आ जाए कि फला परिभाषा किसने प्रस्तुत की, तो आप थोड़ा सा इसको रिलेट करिएगा, इसको सुकरात ने ये परिभाषा दी। ठीक है, ये आप सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं किस तरीके से आप याद करते हैं। कांट की परिभाषा क्या है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। बड़ी अच्छी बात करें कि उन सब चीज़ों को सिखा दीजिए, वह सब बातें सीख जाए जिसकी क्षमता उस बालक में उपस्थित है। तो तीसरे प्रकार की पूर्णता की बात करने वाले हो गए।
गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या लिखते हैं, परीक्षा में पूछी गई इसलिए मैंने इसको ढूंढ कर लिखा है आपके लिए अलग से, कि शरीर शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके और अपना बनाते हुए उसे व्यक्त कर सके। ठीक है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में, गुरुदेव इन्हें कहा जाता है, तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति मस्तिष्क को इस योग्य बना दे कि वो खुद से सत्य की खोज कर ले और क्या है उसको स्वीकृत करते हुए और उसे रिप्रेजेंट भी अपने ज्ञान को कर सके। आगे की बात करें सामाजिक संप्रतियों पर, ये तो परिभाषा हुई दार्शनिकों की जिनकी जीवन के प्रति कोई ना कोई सोच है। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक संदर्भ में, तो एक डॉक्टर राधाकृष्णन की परिभाषा है, बड़ी अच्छी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत पूछी गई है। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। ठीक, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के एक प्रकार के उद्देश्य मानने वाले लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन के डेवलपमेंट को है, तो कुछ लोग कहेंगे कि सिंगल पर्सन के डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए। तो इसी आधार पर राधाकृष्ण जी कहते हैं कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। ये हमारे आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं। ठीक है, इनके आधार पर आयोग भी बना हुआ है। मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय क्या है, जिसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय क्या है, पेस्टोलॉजी क्या करते हैं, आपने इनका नाम वहाँ भी सुना होगा जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें इनका भी नाम आता है। तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का, वो अंतर्निहित पूर्णता की शक्ति है, कन्फ्यूज मत होना, जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है, ऐसा मानने वाले पेस्टोलॉजी है। जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास के लिए। ठीक है, फ्रोबेल क्या कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ सब बाहर आ जाए। फोड़ दोगे तो क्या होगा, सब बाहर ही आ जाएगा। तो फ्रोबेल क्या कहते हैं कि जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर आ जाए, तो वो फ्रोबेल की परिभाषा है। और वैज्ञानिक परिभाषा, लास्ट परिभाषा की बात करें, देखो भैया सभी परिभाषा बताने का मेरा बहुत कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप प्रश्न पत्र उठाइए, आप नेट का पेपर उठाइए, आप टीजीटी का पेपर उठाइए, आप सीटेट का पेपर उठाइए, आप अपने डीएलएड का पेपर उठाइए, आप अपनी बीएड का पेपर उठाइए। कम से कम 7-8 प्रकार के प्रश्न पत्रों को मैंने जब पढ़ा है, सबसे परिभाषाएं छाँटी भी नहीं है, तब जाके इतनी परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं। और भी छूट सकती हैं, ऐसी बात नहीं कि मैंने सब परिभाषाएं लिख ली हूँ। जो अगर छोटी हो तो आप बताइएगा, तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। वैज्ञानिक संप्रत्यय है हर्बर्ट स्पेंसर का कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों को बाह्य जीवन के साथ, ठीक है, हमारे अंदर बहुत अच्छी बोलने की शक्ति है, तो उसका समन्वय हमें बाह्य जीवन के साथ करना है। ये योग्यता क्या है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हो तो हर जगह बकबका ही रहे हो, बोलते जा रहे हो, तो वो इसी बात को देना कि आप में अच्छी बोलने की योग्यता ज़रूर है। इस योग्यता को हम किस तरीके से सामंजस्यपूर्ण समन्वित बना सकें, ये शिक्षा की द्वारा किया जा सकता है, ऐसा कहना हर्बर्ट स्पेंसर साहब का है। तो ठीक है, लगभग आधे घंटे में हम लोगों ने शिक्षा के अर्थ को पढ़ लिया है, संकुचित, व्यापक और शाब्दिक अर्थ को, परिभाषाएं कंप्लीट कर ली हैं। 5 मिनट में शिक्षा की प्रकृति को भी पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या है शिक्षा, क्या है? पहली बात तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण बनाए हैं, उन सभी परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन करें, तीनों दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक, इन सभी परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशन, तो हम कहेंगे इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। अकेले आप मोबाइल से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अकेले मोबाइल में कोई पढ़ाने वाला भी तो होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इंटरैक्ट ज़रूर होंगे। जहाँ कहीं भी इंटरैक्ट होंगे, जहाँ कहीं भी अंतःक्रिया होगी, तहाँ आपका समाज निर्मित होगा, ठीक है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख अंग हैं। पहला, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सीखने वाला होगा। सीखने वाला महत्वपूर्ण है। सीखने वाले के बिना आपका ज्ञान बेकार है। आपकी क्लास में कोई बैठा नहीं, आप फर्जी बड़बड़ाओगे तो लोग कहेंगे मास्टर साहब पागल हो गए, ठीक है। तो पहला है सीखने वाला। दूसरा, सिखाने वाला। बच्चे क्लास में आ जाते तभी टीचर आता है, ठीक। तो दूसरा सिखाने वाला, और तीसरा सीखने सिखाने की पाठ्यक्रम। यानी जब क्लास में बच्चे बैठ जाते हैं, फिर टीचर आता है और टीचर क्या कहता है, बताओ क्या पढ़ाना है। अच्छा ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक ओपन करिए, ठीक। इस तरीके से 3 स्टेप का फॉलो होता है। यह एक सउद्देश्य प्रक्रिया है। सउद्देश्य प्रक्रिया शिक्षा जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि हाँ बताओ आज क्या पढ़ाया जाए, अच्छा आज विक्रम बैताल की कहानी सुनाता हूँ तुमको मैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। विक्रम बैताल कहानी से तो आपका काम होगा नहीं।
तो क्या है, इसके उद्देश्य समाज द्वारा निर्मित होते। बड़ी अच्छी लाइन है ये। कहा गया शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते, शिक्षा के उद्देश्य समाज तय करता है। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं, ये विकास की ओर ले जाते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा विकास की प्रक्रिया है या स्व उद्देश्य प्रक्रिया। इस पर रिवलिन महोदय ने एक लाइन कही है कि शिक्षा अर्थपूर्ण और नैतिक क्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्यहीन है। तो शिक्षा एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है, हम सभी जानते हैं। ऊपर द्विमुखी त्रिमुखी के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। किसी समाज के धर्म, दर्शन, संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप, जिस प्रकार से किसी समाज का धर्म बदलता है, उसकी विचार बदलते हैं, उसकी संरचना बदलती है, उसकी संस्कृति बदलती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पावर बदलते हैं, उसका इकोनॉमिकल फंडामेंटल प्रोसेस बदलती है, उसके साइंटिफिक चेंज आते हैं, उसी तरीके से उस समाज की एजुकेशन भी बदलती जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो नेचर है वो मोबाइल है, वो मोबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, यानी शिक्षा की प्रकृति गतिशील है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय वस्तु अति व्यापक है और संकुचित अर्थ में इसकी विषय वस्तु निश्चित पाठचर्या तक ही सीमित है। आगे संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में क्या है, शिक्षा समाज के विकास के लिए सहायक होती है। चाहे संकुचित अर्थ की बात करो, चाहे व्यापक अर्थ की बात करो, समाज के लिए दोनों उपयोगी होनी चाहिए या उपयोगी होती हैं। और व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां अति व्यापक हैं, परंतु संकुचित अर्थ में इसे प्रायः निश्चित कर दिया जाता है कि फला शिक्षण विधि के आधार पर ही हम आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से मैंने आज आपको अर्थ बताए, परिभाषाएं बताई, प्रकृति बताए और इसी तरीके से पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने उन छात्रों दोस्तों को भेजना है जो वाकई पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए गंभीर हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अंतिम में फिर से मैं यही कहूँगा कि निर्णय आपका, सहयोग हमारा। ऐसी थीम्स के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आप स्वस्थ रहिए, अध्ययन करिए अपना। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।